नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं हरियाणा सिविल सर्विसेज के मेंस के पेपर सेकंड की हिंदी और हिंदी निबंध लेखन की। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होता है। अच्छा, पाठ्यक्रम में ये नहीं कि मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगा, वो जो आपको पढ़ना है, ना कम और ना ज़्यादा। यदि आपने उतना भी पढ़ लिया तो भी आपका जो है वो पेपर सेकंड बहुत अच्छा चला जाएगा। आप केवल क्वालिफाई नहीं करोगे, आप बहुत अच्छे नंबर भी यहाँ पर ले सकते हो। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ता का पता होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का अच्छी तरीके से विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप अच्छी तरीके से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे कि आपका सिलेबस कैसा है, आपका पाठ्यक्रम कैसा है, तो वहाँ तक पहुँचने में समस्या होगी, क्योंकि आप जो नहीं पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ लेंगे, जो पढ़ना चाहिए था उसे छोड़ देंगे, ठीक है, या उसे कम पढ़ लेंगे। तो हमें यहाँ पर बात करनी है कि पाठ्यक्रम में कितना, कैसे और क्या क्या उठाना है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। अच्छा, क्या हमारे लिए SCS मेंस के पेपर सेकंड के लिए कोई किताब है? तो अभी तक मार्केट में उसे समर्पित कोई किताब नहीं है कि जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दे। बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग किताबें लेते हैं, उनमें या तो कंटेंट कुछ छूट जाता है या तो बहुत सारा हो जाता है। तो ऐसी कोई समर्पित किताब अभी तो नहीं है, बट मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि MPPSC मेंस के पेपर 5 और पेपर 6 के लिए मैं वैसे काम कर चुका हूँ और बहुत बेहतर कंटेंट मैंने देने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस में लिखा गया है, यदि आप उसे ही तैयार कर लेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है, यदि आप उसे ही तैयार कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ ज्ञानवान नहीं बनना है, आपको यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट कंटेंट जो है वो प्राप्त करना है। उसी से ही आपकी ग्रोथ होगी और उसी से ही आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो चलिए, हमने बात करी थी कि यहाँ पर किताब आ जाएगी, तो मैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। उसके पहले बता दूं, हमारा एक ऐप भी है, देवनागरी के नाम से है, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। एप्पल पर भी है, बट उसमें बहुत सारी चीजें नहीं रहेंगी। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं या यही गुजारिश करता हूं कि यदि आपके पास एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर से देवनागरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे SCS मेंस पेपर सेकंड का हिंदी और हिंदी निबंध लेखन का कोर्स भी है। लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस YouTube चैनल पर अब SCS मेंस से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, हिंदी और हिंदी निबंध लेखन से बहुत सारे लेक्चर आपको यहीं पर इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसे कंटेंट मिल जाएगा, जो आपका ऐसे राइटिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेटर कंटेंट, आपके सिलेबस में लेटर भी दिया गया है, तो लेटर कंटेंट आपको यहाँ देखने मिलेगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर आपको पुराने से पुराने, नए से नए सारे प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। और मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं कि यहां पर उन जो आपको प्रश्न पत्र हैं, PYQs हैं, उनके आंसर भी वहां पर दे दिए जाएं। तो मेरी टीम अभी काम कर रही है, वो बहुत जल्द उसमें जो है वो अपलोड कर देगी। इसके अलावा माई बुक में यदि मेरी जो बुक आएगी SCS मेंस की, तो आपको यहां से डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी, जो आपको वहां से परचेस करने में ईजी हो जाएगा। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बहुत काम का है। केवल एक ही ऐसी चीज है जो पेड है, बाकी का ऐसे कंटेंट, लेटर कंटेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी चीजें हैं वो सब फ्री है। तो आप उसका जो है वो पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हिंदी बाय मयंक शर्मा। इसमें जो भी हमारी YouTube सेशन होंगे उनसे रिलेटेड जितनी भी PDF है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा जो YouTube सेशन का नोटिफिकेशन है, कब कौन सी क्लास होनी है, वो सब आपको यहाँ पता चल जाएगी। मैं बच्चों को डायरेक्टली क्विज और पोल भी यहाँ पर देता हूँ, तो उसमें भी आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम के जरिए। इसके अलावा हम बात करें तो एक devanagari.co.in नाम से हमारा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है, जिसमें आप मुझसे कोई भी डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा।
जो भूमिका होती है ऐसे की इंट्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, ऐसे का फॉर्मेट मिल जाएगा, और जो करंट इश्यूज के फॉर्मेट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरा खुद का भी एक इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं फेसबुक नहीं चलाता हूँ, केवल इंस्टाग्राम चलाता हूँ। यदि आप चाहें तो आप मुझे हिंदी बाय मयंक शर्मा के नाम से सर्च करके और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी बात। अब हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में हमारे पेपर में जो पाठ्यक्रम होगा उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ऐसा कौन सी चीजें हैं जिनको हमें छोड़ देना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो केवल कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ना है, पूरे टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है यहां पर हिंदी में अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है, और ये ट्रांसलेशन हमेशा पैराग्राफ में होगा। यहां पर आपको ये किसी लाइन में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां से हमें ये तो पता चल जाता है कि जो हमारा पैराग्राफ है इसे हमें ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करने के लिए मॉडल्स का पता होना जरूरी है, टेंसेस का पता होना जरूरी है। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमें सेंटेंस का प्रकार होना जरूरी है, कंजंक्शन पता होना जरूरी है। तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण ज्ञान हमें होना चाहिए, तब हम जाके एक ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या पूरा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है? नहीं, जो जो काम की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे हमारा अनुवाद प्रॉपरली हो सके। तो हमारा पहला तो ये होगा कि हमें अनुवाद करने के लिए अनुवाद ट्रांसलेशन के कुछ हिस्सों को पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम उसे ट्रांसलेट कर सकें। ठीक है, हिंदी के शब्दों को भी पता होना जरूरी है और अंग्रेजी शब्दों को भी पता जरूरी है, क्योंकि यहां पर इंग्लिश में दिया है, इसका मतलब है आप उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे, और जब हिंदी में बदलेंगे तो आपको हिंदी के शब्दों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो आपको यहां पर अनुवाद। दूसरा यहां पर आता है कि आपको पत्र लिखना है। जैसे कि मैंने आपको ऐप में बताया था कि वहां पर आपको कई सारे फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर भी यदि हम देखें तो आपको शासकीय पत्र अर्थात गवर्नमेंट लेटर, अर्धशासकीय पत्र अर्थात डेमी गवर्नमेंट लेटर, सर्कुलर परिपत्र, नोटिफिकेशन अधिसूचना पत्र, ठीक है, इसके बाद एड विज्ञापन पत्र, इसके अलावा हम बात करें तो रिमाइंडर अनुस्मारक पत्र, शिकायती पत्र हो सकता है, आवेदन पत्र हो सकता है। तो कई सारे पत्रों के फॉर्मेट हमें इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। क्या बहुत टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। इसका अपना एक फॉर्मेट होता है जो कि एनसीईआरटी के बेस पर या केंद्रीय हिंदी निदेशालय के फॉर्मेट के बेस पर हम बनाकर इसे हम पढ़ सकते। तो इसके भी मैं वीडियोस लाऊंगा कि किस तरीके से कौन सा फॉर्मेट होता है, कौन सा रियल फॉर्मेट होता है, उन्हें हम सब यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर बात है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी राज्य के शिक्षा निदेशक को राष्ट्रीय भावनात्मक एकीकरण में शिक्षा संस्थाओं का योगदान निमित्त एक समिति गठित करने के लिए पत्र लिखिए। तो यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक पत्र लिख रहा है, किनको? शिक्षा संस्थाओं को एक पत्र लिख रहा है, जिसमें एक बात की जा रही है कि एक समिति गठित करने के लिए एक पत्र लिखिए, जिसका काम क्या होगा? राष्ट्रीय भावनात्मक एकीकरण में शिक्षा संस्थाओं का योगदान, मतलब शिक्षा संस्थान जो है वो किस तरीके से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब किसी को एजुकेशन से या एजुकेटेड किया जाता है तो वहां पर वो कई सारी बातों को बताते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि शिक्षा संस्थान जो है वो राष्ट्रीय भावनाओं को, ठीक है, एकीकृत करने की कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें? तो यहां पर आपको देखने को ये मिल सकता है। इसके अलावा देखें, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी प्रशिक्षण योजना से संबद्ध हिंदी अध्यापकों के उनके वर्तमान पद पर उनके नाम के सामने निर्देशित केंद्रों पर तत्काल स्थानांतरण का एक कार्यालय आदेश का एक पत्र जारी कीजिए। कौन यहां पर कर रहा है भैया? केंद्रीय गृह मंत्रालय। जैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी कौन है? अमित शाह जी हैं, तो उनके सचिव पत्र लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई राजनीतिक व्यक्ति पत्र नहीं लिख रहा है, यहां पर उनके ऑफिस से पत्र जा रहा है, और उनके ऑफिस में पत्र किसका जाएगा? तो वो जाएगा आपके सचिव का। तो यहां पर यह हमको देखना है कि केंद्रीय
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी प्रशिक्षण योजना से संबद्ध हिंदी अध्यापकों के उनके वर्तमान पद पर उनके सामने निर्देशित केंद्र, जो केंद्र दिए गए हैं, उन पर जो है वो स्थानांतरण करने की बात की जाएगी, ट्रांसफर करने की बात की जाएगी। इसके बाद हम बात करें तो यहां पर थर्ड नंबर आता है, ये लिखा है कि निम्नलिखित अवतरण का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। तो 1/3 शब्दों में यहां पर 1/3 शब्दों में आपको देखने को मिलेगा। अब 1/3 शब्द को यदि 1/3 शब्द में आपको लिखना है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं 1/3 शब्द में लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रेसी राइटिंग में होती है, संक्षेपण में होती है। और संक्षेपण को लिखने का एक तरीका होता है। किसी भी चीज का सार लिखना वो एक अलग बात है, संक्षेपण लिखना एक अलग बात है। बट इसके लिए भी जो है वो एक मेथड काम करती है जिसे हम पीपीएस मेथड कहते हैं, पिक पर सेंटेंस मेथड होती है। बहुत आसान होती है। यदि 10 दिन तक आप लगातार इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो उस मेथड से आप इजीली एक प्रेसी राइटिंग कर सकते हैं, और वो भी बहुत इफेक्टिव प्रेसी राइटिंग आप कर सकते हैं, संक्षेपण कर सकते हैं। तो उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल पर लेकर आऊं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें, क्योंकि शुरुआत की है SCS मेंस पेपर सेकंड की, तो मैं इसे अंत तक और इतना इजी बनाने की कोशिश करूंगा कि जो गले में फांस रह रही है, कि जो आपको परेशान कर रही है, तो जो चीजें उनको बहुत इजीली आप तक जो है वो ले जाने की कोशिश मैं करने वाला हूं। तो यहां पर 1/3 शब्दों में हम संक्षेपण कर लेंगे। संक्षेपण कैसे होता है, उसकी एक मेथड होती है, एक लॉन्ग मेथड। उसको जाने पर आपको भैया 5-6 साल लग जाएंगे, जैसे मुझे लग गया और हर एक व्यक्ति को लग जाता है। लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, एक टेक्निकल चीज होती है, ठीक है, जिसे हम समझ सकते हैं कि अच्छा हम इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर प्रॉपरली वो आपका संक्षेपण हो जाता है। उसके बाद में ये पेपर, ये आपका क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये बड़े खतरनाक है, ठीक है। ये बड़े परेशान करते हैं। कैसे परेशान करेंगे कि भैया गद्य का हम व्याख्या कैसे करें और पद्य की व्याख्या हम कैसे करें। गद्य का मतलब होता है प्रोज और पद्य का मतलब होता है पोएट्री। पोएट्री मतलब जिसे हम गा सकते हैं। तो यहां पर जैसे ये रही मन विपदा हु भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सबको। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाही, उनसे पहले बेमुए जिन मुख निकसत नाय। तो हम इसे एक गा रहे हैं, गाने का इसमें फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पद्य होगा, लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं इसको हम गा नहीं सकते। पिछले 10 वर्षों के दौरान सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, जहां दूरसंचार के नए से नए माध्यम तक हम तक पहुंच रहे हैं। वही बात को दुनिया के सुदूरतम कोनों तक पहुंचाना अब चुटकियों का खेल बन गया है। तो हम इसे पढ़ रहे हैं, नीचे वाले को गा रहे हैं। तो इनका अर्थ निकाल पाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंस काम करता है, एक टेक्निकल चीज काम करती है कि आप कौन सा आपको जो है वो चीज उठानी है और आपको कौन सा पॉइंट जो है वो देखकर आपको उसकी व्याख्या करनी है। तो यदि आप ये समझ जाते हैं कि कौन सी चीजों को उठाकर कौन सी आपको कैसे व्याख्या करनी है, तो आप इजीली आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली गद्य और पद्य की क्लासेस भी मैं अपने पेड कोर्स में दी गई है, ठीक है। और आपको मैं कोशिश करूंगा कि YouTube चैनल पर भी 1-2 एग्जाम्पल लाकर आपको इन चीजों को समझाऊं कि किस तरीके से हो सकता है, कौन से हमें पिक करने हैं, ठीक है। और ये दोनों चीजें आपको किसी भी किताबों में नहीं मिलेंगी, ये मैं आपको दावा कर सकता हूं, ठीक है। ना आपको गद्य मिल सकता है ना पद्य मिल सकता है, क्योंकि उसकी जो मेथड होती है वो अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। जो मेरे द्वारा ही बनाई गई है, मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत इजी करने की कोशिश करूं, तो मैंने यहां पर एक मेथड दी गई है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। विलोम शब्द को याद करना है, और याद करने के लिए भी कुछ मेथड होती हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए मेथड मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहां पर जब तक आप शब्दों के अर्थ नहीं समझेंगे
तब तक जो है वो आप उनके विलोम शब्द याद नहीं कर सकते। ठीक है कि भाई अवनी का क्या है, एकत्र का क्या है, उद्धत का क्या है, कोप का क्या है, चिरंतन का क्या है, परुष का क्या है, इन सभी के अर्थ जब आप समझेंगे तब जाकर आप उनका विलोम शब्द याद कर पाएंगे। यदि आपको अर्थ ही नहीं पता है तो आप विलोम कैसे बना पाएंगे? तो सबसे पहली बात होती है कि आपको उनका अर्थ पता होना चाहिए, और जब अर्थ पता होगा तो इजीली आप उन चीजों को याद कर सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए। इसे स्पेलिंग मिस्टेक कहा जाता है, जो हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं और इनमें सुधारने में भी समय लगता है। तो आप ये कर सकते हैं, कुछ 10-10 शब्द उठा लीजिए और उनको रोज डेली जो है वो लिखने का प्रयास कीजिए। आप शुद्ध लिखेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है, बड़ा सा लगता है। आहार नहीं होता, आहार होता है, जो खाने वाला होता है। चहर दीवारी नहीं होता, चहर दीवारी होता है। तो यहां पर आपको अलग अलग, पहिला नहीं होता, पहला होता है। तो ये आप लिखेंगे, याद नहीं करेंगे। आप यदि बोलेंगे ना तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपको लिख लिख कर देखना है। जब आप डेली 10-12 लिखेंगे तो आप वैसे ही शुद्ध करना सीख जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों में दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि दोनों का पारस्परिक अंतर स्पष्ट हो जाए। अब क्या करना है कि हमें इन शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग करना है, सेंटेंस में यूज करना है, लेकिन अलग अलग अर्थ के साथ। जैसे क्षति, अच्छा पहले तो ये देख लीजिए ये है कौन से शब्द। इन्हें कहा जाता है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। समुच्चारित भिन्नार्थक का मतलब होता है जिनका उच्चारण एक जैसा हो। मैंने कहा क्षति और मैंने कहा सती। यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने तो इस शब्द का प्रयोग एक जैसा किया है, लेकिन नहीं, क्षति सती। क्षति मतलब होता है 100, इसे शताब्दी भी कहते हैं। ठीक है। और सती, सती का मतलब होता है जो या तो कह सकते हैं कि पतिव्रता नारी को सती कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि भगवान शिव की जो पत्नी थी उनका नाम भी सती था। तो कई अलग अलग जो है वो अर्थ आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। शर, शर का मतलब होता है तीर, और सर का मतलब होता है तालाब। तो अलग अलग अर्थ हैं। सुनाई एक जैसा दे रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कलम तोड़ना, खाक छानना, कल पड़ना। तो यहां पर आपको अलग अलग चीजें, या तो आप देखेंगे तो आपको मुहावरे भी मिल सकते हैं, कहावतें भी मिल सकते हैं। दोनों में अंतर है, एक ही नहीं होते हैं। ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां या कहावत आपको यहां पर देखने को मिलेगी जिनका वाक्यों में प्रयोग करना है। मतलब अर्थ तो लिखना ही है, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है, सेंटेंस में यूज करना है। तो किसी भी किताब में मिल जाएगा। इसके ये तो आपको मिल जाएंगे, ये आपको किसी भी किताब में मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। गद्य पद्य वाला जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, और सारे पत्र लेखन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। उनके लिए काम करना। इसके बाद आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा। अनसीन पैसेज देखना है। अनसीन पैसेज में आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके अर्थ देखने या जिनके उत्तर देने। अब यहां पर जो प्रश्न है, जैसे प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, तो ये प्रश्न तो आना ही है। जब आप इसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ने में आपको जो बात बार बार दिखाई दे रही है वही उसका उचित शीर्षक होगा। ठीक है। इसके पीछे भी जो है वो कह सकते हैं कि एक ट्रिक होती है, या हम कह सकते हैं कि एक सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो भी हम यहां पर देख सकते हैं। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, पर क्यों, विचार कीजिए। अब यहां पर जो बात की गई है उसी के आधार पर आपको यहां पर आंसर करना है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करनी है। अब ये चीज आपको जो मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर बताना है। ठीक है। इसके बाद लास्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखिए। मतलब आपको ऐसे राइटिंग करनी है। ऐसे राइटिंग जो है वो आपको राजभाषा हिंदी की चुनौतियां, प्राकृतिक आपदा और जनभागीदारी, विदेशों में भारतीय प्रतिभा का पलायन और निदान, राष्ट्र के विकास में स्त्रियों की भूमिका, इन चारों में से किसी एक पर लिखनी है। आप जब भी किसी विषय पर निबंध लिखते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर मेन बॉडी देते हैं,
लास्ट में आप जो है वो कंक्लूजन अर्थात उपसंहार देते हैं। मेन बॉडी में आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसके प्रति कोई चुनौतियां तो नहीं हैं, या फिर जो है वो उससे संबंधित सारे आयामों को हम देखेंगे। ऐतिहासिक आयाम हो सकता है, पॉलिटिकल आयाम हो सकता है, वैश्विक आयाम हो सकता है, इकोनॉमिकल आयाम हो सकता है। तो कई अलग अलग डायमेंशन में आपको लिखने की कोशिश करना है। यदि कोई समस्या है तो समाधान बताना है। तो कई सारे ऐसे डायमेंशन होते हैं जिनको ध्यान में रखकर एक ऐसे को लिखना होता है। तो ऐसे से रिलेटेड कंटेंट भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि SCS से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो हम अपने ऐप पर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, बहुत इजीली चीज़ों को समझ में आ जाएगा। तो आज की इस क्लास में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें जो है वो केवल 10 से 12 टॉपिक पर काम करना है। यदि आपने 10 से 12 टॉपिक पर काम कर लिया तो आपको अच्छे से अच्छे अंक, मतलब अभी जो लाले पड़ रहे हैं ना कि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर यह है कि यहां पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने पड़ रहे हैं कि हिंदी में कम टॉपिक नहीं है, कम से कम आपको 40 से 45 टॉपिक मिलेंगे और बहुत सारी किताबों में वही देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सभी पढ़ लेते हैं। नहीं भैया, जो आपको यहां पर 10 टॉपिक दिए गए हैं, 10 से आप 13 टॉपिक ले लीजिए, 13, क्योंकि आने के चांसेस हैं, क्योंकि संधि भी पूछा जाता है, संधि भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमें 13 टॉपिक तक हमें कंप्लीट करने हैं और 13 को इतना अच्छा कर लेना है कि हमारे नंबर ना कटे। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी हमारे साथ में दिक्कत यह है कि हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते। थोड़ा थोड़ा पढ़ने पे काम नहीं होगा। हमें जो एग्जैक्ट विलोम है वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, मुहावरे लोकोक्ति पढ़ने पड़ेंगे, समुच्चारित विन्नार्थक शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, आपको वर्तनी अशुद्धि पर कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, पत्र लेखन पे कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, निबंध पे कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। तो लगातार काम करना है आपको, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप 3-3 घंटे डेली दीजिए, आप 1 घंटा भी डेली दे देंगे ना इस पेपर सेकंड के, तो आप क्वालिफाई करने के लाले तो छोड़ दीजिए, आप बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप 50 से 60 अंकों तक यहां पर अर्जित कर सकते हैं। आप 34-35 वाली तो बात छोड़ दीजिए, अच्छे नंबर आप अर्जित कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति से। क्योंकि पहली बात तो आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं वहां पर जो उच्चारण हिंदी का वो अच्छा नहीं है, ठीक है, दिक्कत होती है, समस्या होती है। और दूसरी बात ये होती है उससे रिलेटेड कोई किताब भी नहीं है, ठीक है। जितना भी मुझे सर्च करना था मैं पूरा सर्च कर चुका हूं, ठीक है। आप कुछ गिनी चुनी किताबें आप वो ले लेते हैं जिसमें कंटेंट या तो बहुत कम है या तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो कंटेंट होना चाहिए गद्य पद्य वो है ही नहीं है, तो वो भी आपको समस्या हो रही है। तो आज के इस लेक्चर में बस हम यही समझना चाह रहे थे कि कुछ जो कमियां हैं वो उन कमियों को पूरा किया जा सकता है और डेफिनेटली किया जा सकता है। तो उन कमियों को हम पूरा करेंगे। और हमारे इस वीडियो से शुरुआत हो चुकी है SCS मेंस पेपर सेकंड की हिंदी और हिंदी लेखन, जो कि हरियाणा लोक सेवा परीक्षा में पूछा जाता है, मेंस में आता है। और अब हम इस प्रक्रिया को निरंतर रखेंगे, इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली हम रखेंगे। जो जो हो सकता है, बेहतर हो सकता है, मैं आपके लिए करता रहूँगा। बस आप लोगों का यही सपोर्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। आप जो है वो जब भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपका प्रीसियस से कमेंट जो है वो ज़रूर दीजिएगा। जो भी समस्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी की सारी लिंक जो कह सकते हैं कि ऐप की है या इंस्टाग्राम की है या टेलीग्राम की, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पर जाकर क्लिक कर दीजिए। मेरा नंबर भी है, आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और जो भी समस्या है उसका समाधान हम देख सकते हैं। बाकी कोर्स बनाया हुआ है, यदि आप चाहें तो SCS मेंस का पेपर सेकंड का कोर्स भी ले सकते हैं, वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।